चलो जी, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। किस तरीके से बॉन्डिंग होती है उसके लिए जो थ्योरी दी गई है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी या स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, दोनों चीजें होता है। ये आप आगे देखोगे इसमें क्या डिफरेंस है। मैं आपको सीएफएससी के दो फुल फॉर्म बता रहा हूँ। पहला फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, दूसरा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये दो चीजों पे आपका सीएफएससी पूरा बेस्ड है। देखना जी, सीएफएससी में क्या होता है, सीएफएससी इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब है कि हम मान के चल रहे मेटल में पॉजिटिव चार्ज होगा, लाइगेंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर है उन पे नेगेटिव चार्जेस होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, चार्जेस पे बेस्ड है। और कौन से चार्जेस पे बेस्ड है? पॉइंट चार्जेस पे बेस्ड है। आपको पता है कि पॉइंट चार्जेस आर नॉट अ रियल थिंग, देयर इज नो सच थिंग एज अ पॉइंट चार्ज, बट स्टिल हम इसको पॉइंट चार्ज मान के चल रहे बिकॉज थ्योरी है। थ्योरी में कुछ अजम्पशंस हमने माने हुए हैं। ठीक है, आपके पास ये रहा, इसी चीज को मैं लिख रहा था। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ligand are either point charges or point dipoles। पॉइंट वाला चीज है। when ligand approach central metal atom or ion there is repulsion। ये चीज अभी हम देखने जा रहे हैं। पहले ये चीज बताओ कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स के रूल्स लगेंगे। यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा और वो उसकी तरफ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? हम देख रहे हैं कि यस सर। कैसे कैसे आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। और सबसे पहला जो हम कॉम्प्लेक्स स्टडी करने जा रहे हैं वो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से हो सकते हैं। आ जाओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को शुरू करते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है उसको देखने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखाने जा रहा हूँ। हम डी सबशेल के बारे में आज पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। आज के दिन के लिए हमने डी सबशेल के बारे में सब कुछ जाना था। जो डी सबशेल है उसमें दो टाइप के हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है ऑन दी एक्सिस और एक होता है बिटवीन दी एक्सिस। ऑन दी एक्सिस में हमारे पास दो होते हैं दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके पास एक्स है, ये वाई है, ये लेट्स से जेड एक्सिस है। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड ये आपके पास हो गया डी जेड स्क्वायर। ये आपके पास दो ऑर्बिटल ये हो गए। एंड बिटवीन द एक्सिस में आपके पास दो हैं, तीन है। बिटवीन द एक्सिस में आपके पास आएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ड्यू टू लैक ऑफ कि मैं ऐसे बना नहीं सकता 3D में, पर आपको ये देखना पड़ेगा। ये लेट्स से डी एक्स वाई है तो एक्स वाई में ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। डी वाई जेड में आपके पास ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। डी एक्स जेड में आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो आपके पास तीन एक टाइप के हैं और दो डिफरेंट टाइप के हैं। ऑन दी एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर है एंड बिटवीन दी एक्सिस मतलब एक्सिस के वही बीच में। क्या ये बात समझ में आई? इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आता है कि कौन सा वाला ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें 45 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। अगर 45 डिग्री पे बात किया जाए तो वो यही वाला ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? देखो 45 डिग्री पे आपको मिल रहे हैं बिटवीन द एक्सिस पे। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 45 डिग्री पे आपको एंगल मिलेंगे। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैंने आपको बताया डी यस सबशेल के बारे में क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। अगर डी सबशेल क्लियर है तो लेट्स मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे बीच में मेटल है एंड फॉर योर ईज आपको समझाने के लिए मैं मेटल कैटायन ले रहा हूँ। कैटायन लेने का एक ही मात्र रीजन है कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने में आसानी होगी कि पॉजिटिव चार्ज ये है तो इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे हर एक तरफ से। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस बन गए। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस बन गए। लेट्स से हमारे पास ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड लेट्स से ये आपका जेड एक्सिस है। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस हैं और इन एक्सेस पे मैं ऑर्बिटल्स बनाने जा रहा हूँ। लेट्स से ये हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है।
ये देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एंड ये मेरा जो ऑर्बिटल इधर बनाने जा रहा हूँ ये डी जेड स्क्वायर है। याद है आपको, डी जेड स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। ये हमारा एक प्लेन पे होगा, ये हमारा डिफरेंट प्लेन पे होगा। और अब हमारे पास क्या है, बीच में जो आपको खाली खाली जगहें दिख रही हैं, इन खाली खाली जगहों पे आपके पास और भी ऑर्बिटल्स होंगे। मैं बीच वाले नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके लिए बीच वाले नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन कि बीच में कैसे ऑर्बिटल्स आएंगे। बट अभी के लिए कैन यू सी दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कैन यू सी दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो मैं आपको अभी इस पे दिखाने जा रहा हूँ, ये देखा आपको? कैन यू सी Yes. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो मैं आपको ऐसे इधर दिखा रहा हूँ अपने कैमरा पे? ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये आपके पास अरेंजमेंट है एक्स वाई जेड का। दिस ब्लैक पेन इज द जेड एक्सिस, ये ब्लू और जो पर्पल है आपका एक्स और वाई स्क्वायर है। जो आपको मैंने अभी आपके स्क्रीन पे बनाया है वही चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय माय फिंगर्स और ये सारे पेन को यूज करके। दिखा सबको? Yes, sir. ठीक है, इधर इधर ये जो पार्ट है ना, ये जो इनके बीच में ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी ऑर्बिटल होंगे बच्चे। यहाँ पर बिटवीन दी एक्सिस वाले ऑर्बिटल होंगे, बस वो हमें दिख नहीं रहे। ठीक है, वो हमारे बीच वाले इधर भी आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, वो हमें दिख नहीं रहे। वो मैंने स्क्रीन पे येलो से मार्क किए, स्क्रीन पे येलो से मार्क किए। जैसे ही आपने क्या किया, लेट्स से आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपके पास लाइगेंड्स भरे हुए हैं। लाइगेंड्स कैसे भरे हुए हैं सर? मान लो आपने अमोनिया का सोल्यूशन लिया हुआ है, आपने वाटर का सोल्यूशन लिया, आपने कुछ कुछ भर रखा है इसके अंदर। मोमेंट आप इसको ऐसे क्या करोगे, इस पे ड्रॉप करोगे, जैसे ही आप मेटल को इस पे ऐसे करके ड्रॉप करोगे मेटल इसमें गिरेगा। जैसे ही मेटल इसके अंदर घुसेगा, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल लाइगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लाइगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मींस कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जो आपके पास लाइगेंड्स हैं, ये जो आपके पास लाइगेंड्स हैं, ये मैं दूर दूर बना रहा हूं, अभी आपको दिख रहा है, ये मैं बहुत दूर दूर बना रहा हूं। और ये लाइगेंड्स ना आपका अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेटल उनको बुला रहा है। मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो उनको खींच रहा है। मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो उनको ऐसे करके खींच रहा है। देखा, ये आपका एक एक पूरा पेरिफेरी बना जिसपे आपके पास जो लाइगेंड्स हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो रहे हैं। क्या अट्रैक्शन तक हम क्लियर है कि लाइगेंड क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। लाइगेंड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइगेंड अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे ही लाइगेंड इसकी तरफ आना शुरू करेंगे, अब यहां पर एक डिफरेंट बात, बिल्कुल ही अलग बात, जो और कहीं नहीं पढ़ी हमने, ना कभी पढ़ेंगे। इसमें और बाकी सब में बॉन्डिंग में क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि जो तुम्हारे डी सबशेल के चीजें, जो डी सबशेल आपने अभी बनाए हैं, ये डी सबशेल पूरे खाली नहीं होते। इन डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। क्यों? आपने देखा होगा जितने भी आपके पास हैं, जैसे आप टाइटेनियम देखो, वेनेडियम देखो, क्रोमियम देखो, मैंगनीज देखो, उनमें डी थोड़ा खाली होता है, थोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा खाली थोड़ा इलेक्ट्रॉन। हम ये कहते हैं कि जो डी सब शेल है हमारे पास, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप जो इनकी बात कर रहे हो इनमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन इनके पास ऑलरेडी है। अगर थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन इनके पास ऑलरेडी हैं, जो लाइगेंड इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज कि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से लाइगेंड जब इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो लाइगेंड जब आ रहे होंगे तो उनको रिपल्शन फील होगा, या फिर मैं कहूं कि इस मेटल को रिपल्शन फील होगा। इस मेटल को रिपल्शन फील होगा बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, लाइगेंड और इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये चीज फील आ रही है? मेटल के पास ऑलरेडी डी में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार जितने भी हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, लाइगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, मैं इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूं कि ठीक है सर, अभी तो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम से बताओ। तो ये मेरे पास डी सबशेल है। जब डी सबशेल में लाइगेंड आना शुरू हो रहे हैं, जो आपको ये वाला पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, जो ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने,
इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही लाइगेंड इसकी तरफ आना शुरू हो रहे हैं, सारे के सारे डी में जहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से कंप्लीट डी में इलेक्ट्रॉन्स है, आपके डी सबशेल में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, और रिपल्शन से हमेशा एनर्जी बढ़ता है। डी में आपके पास रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन से हमेशा आपका एनर्जी बढ़ता है। लेट्स स्टॉप फॉर अ मिनट। क्या आपको जितना मैंने अभी तक बताया कि आपको क्लियर है? कोई भी ऐसा जिसको डाउट है यहाँ पे? नो सर। बताओ। पक्का? यस सर। फुलफिल वाला क्यों अट्रैक्ट होगा? कौन सा वाला? फुलफिल वाला। फुलफिल वाला देखो, देखो पूरा का पूरा D10 नहीं है, फुलफिल कोई भी नहीं है। आप समझ रहे हो? पूरा का पूरा D10 नहीं है। ट्रांजिशन मेटल में आपको याद है ना, जिंक इज एट सूडो ट्रांजिशन मेटल, वो नहीं कर रहा है ये। उसमें भी ऑप्शन है क्योंकि उसके पास पी खाली है। अगर खाली है, मेटल पे चार्ज है, देखो मेटल पे चार्ज है और ऑर्बिटल खाली है, तो अट्रैक्ट तो कर ही सकता है कि नहीं कर सकता है? आई यस बात सर। समझ? तो मेटल पे चार्ज और ऑर्बिटल खाली, आप फुलफिल्ड हो हाफ फिल्ड उससे मतलब नहीं, मेटल पे चार्ज है और ऑर्बिटल खाली, अट्रैक्ट तो कर ही सकता है। अगर यस सर। चार्जेस के टर्म पे सोचोगे तो क्लियर। और कुछ बताओ, और कोई डाउट क्रिएट हो रहा हो? नो सर। चलो आ जाओ जी। तो हमने ये दो वाले केस देख लिए। तो हमारे पास क्या है, लाइगेंड इसकी तरफ आ रहे थे, और जब लाइगेंड आ रहे थे तो लाइगेंड के आने से रिपल्शन हो रहा था, बिकॉज डी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे। जब रिपल्शन हुआ तो कुछ कुछ दिक्कत हो रहा है, तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ रहा है। तो मैंने आपके सामने ये जो डी सबशेल है, इस डी सबशेल का एनर्जी बढ़ा के लिख दिया। बढ़ा के कैसे लिख दिया? हम जब भी इसको ऐसे एनर्जी डायग्राम्स बनाते तो इस तरीके से होते कि एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है और नीचे एनर्जी कम। अब देखना, आप ऐसा इमेजिन करो, क्लास में लेट्स से आप क्लास के लास्ट रो को इमेजिन करो कि क्लास में आपको आकाश का क्लासरूम है ना, सामने डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, डुअल कलर वाली दीवारें हैं, है ना, आपका कौन सा वो वुडन टाइप बेंचेस है जो बहुत ही ज्यादा तकलीफदायी है बैठने में, है कि नहीं? छोटी छोटी जगह है, घुसने में पैर भी नहीं बैठते उसमें, बट आप बैठे हो उसमें, आप उस एनवायरनमेंट में बैठे हो, बगल में खिड़कियां हैं, खिड़कियां से लाइट आ रही है जिसपे ऊपर पन्नी चिपकी है ताकि आप बाहर ना देख पाओ, है कि नहीं? तो आप उस क्लास में बैठे हुए हो, और क्लास में बगल में एसी है, एसी चल रहा है, एसी तेज चल रहा है, तो आपको थोड़ी ठंड भी लग रही है। तो आप उस क्लासरूम में बैठे हो, तो हो क्या रहा है कि जो लास्ट की बेंचेस में जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना जो आपस में बात कर रहे होते हैं पूरा, और मान लो मैंने उनको पकड़ लिया, मैं उनको पढ़ा रहा था और मैंने पकड़ लिया, मैंने बोला, ओ तुम लोग लास्ट वाले बच्चे क्या कर रहे हो? एकदम से लास्ट के जितने बच्चे ना वो सब डर जाएंगे। उनको लगेगा, मान लो मैं लेट्स से कि अलाउड है, वॉयलेंस अलाउड है, और मैं मारने वाला टीचर हूँ कि मैं बहुत मारता हूँ, तो वो और भी ज्यादा डर जाएंगे। ठीक है कि आप पता नहीं किसको मार पड़ने वाली है, सर आने वाले पीछे। तो पीछे जितने भी लोग हैं एक लाइन से, लेट्स से 3-4 बच्चे बैठे हैं, तो सारे के सारे डर जाएंगे। एम आई राइट? यहाँ तक सबको इमेजिन हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस यहाँ सर। तक सबको यस। इमेजिन हो रहा है ना? तो लास्ट के जितने भी 4 बच्चे हैं ना, वो पूरे के पूरे डर जाएंगे। तो जैसे ही लाइगेंड आना शुरू होता है ना, देखो, जैसे ही लाइगेंड आना शुरू होता है, तो लाइगेंड जब पास आना शुरू होता है, तो जितने भी डी के 5 ऑर्बिटल्स है वो सारे के सारे डर जाते हैं, सब पे इक्वल रिपल्शन होना शुरू होता है। सब पे जो रिपल्शन हो रहा होता है वो लगातार सब पे एक जैसा हो रहा होता है, कि अभी बस आ रहे हैं, किसी को नहीं पता कि किसके साथ क्या होने वाला है, सब पे रिपल्शन लग रहा है, सब के सब बच्चे डरे बैठे हैं। एंड जैसे ही मैं जाके वहां पर किसी एक को पकड़ लेता हूँ कि बेटा तुम थे जो यहाँ पर ऐसा कर रहे थे, तुम परेशान कर रहे थे क्लास को, तुम खड़े हो जाओ, जो बाकी दो होते हैं ना अगल बगल के, वो शांत हो जाते हैं कि हम बच गए। आपने नोटिस किया? ये होता है कि नहीं होता है? कि अगर कोई भी ऐसा करा और ऐसा कभी हो जाए तो आप ऐसे लगता है चलो हम बच गए, ठीक है ये फंस गया पर हम बच गए, ऐसा होता है ना? यस सर। है ना? तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग के साथ आप देखना, जब लाइगेंड यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं टू मेक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब लाइगेंड ना ऐसे ये ये पोजीशन पे लाइगेंड आते हैं। ये जितने भी ऑन द एक्सिस लाइगेंड जो अप्रोच करते हैं, वो ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहे होते हैं। ये वाले जो ऑर्बिटल्स है इन पे अप्रोच कर रहे होते हैं। तो ये जो बीच वाले लाइगेंड है, ये जो बीच वाले लाइगेंड कह रहे हो, ये जो बीच वाले ऑर्बिटल्स हैं, इन पे रिपल्शन कम हो जाता है। तो वो हुआ क्या होगा आप समझना।
ये वाले को समझ, ये वाला पकड़ रहा हूँ, इस वाले को देखना। लाइगेंड आ रहा है, लाइगेंड आ रहा है, खूब तेजी से आया, धड़ाम से चिपक गया, ट्रेन की तरह से दौड़ते हुए आ रहा, रैम कर दिया पूरा इसने, यहां पर आके ऐसे चिपका। जब यहां पर आके लड़ा होगा तो इस पे रिपल्शन सबसे ज्यादा हो रहा होगा। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके अगल बगल वाले जितने भी है, ये जो अगल बगल वाले ऑर्बिटल्स हैं, इन पे रिपल्शन कम लगा होगा, बिकॉज लाइगेंड डायरेक्टली आके इस पे चिपका है। जिस पे डायरेक्टली आके चिपका होगा उस पे रिपल्शन काफी ज्यादा होगा। जिस पे रिपल्शन काफी ज्यादा होगा उस पे आपका क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगा। आपको दिख रहा होगा देर इज गोइंग टू बी अनइक्वल। आप देखना, यहां पर देखना, आपके पास 5 ऑर्बिटल थे, 5 में से 2 पे आके लाइगेंड लग रहे हैं। कौन से 2 पे आके लग रहे हैं? जेड पे, एक्स पे, वाई पे। जेड पे, एक्स पे, वाई पे। एक्स और वाई पे आके लगा, जेड पे आके लगा, एक्स और वाई पे आके लगा, जेड पे आके लगा। बीच के ऑर्बिटल्स अभी भी खाली हैं, उन पे लाइगेंड्स ने आके अटैक नहीं किया। अगर लाइगेंड ने उनपे आके अटैक नहीं किया तो उनपे जो रिपल्शन लग रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और जिस पे आके डायरेक्टली चिपका है उस पे रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर उस पे रिपल्शन ज्यादा होगा, साइड वाले पे कम होगा, तो अनइक्वल रिपल्शन होगा। और अगर अनइक्वल रिपल्शन होगा तो देयर वुड बी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का क्या मतलब है? स्प्लिटिंग का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई यहां पर 2 डिफरेंट टाइप के रिपल्शन लग रहे हैं। 2 डिफरेंट टाइप के कैसे? जो आपके पास ऑन दी एक्सिस वाले डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है, इन पे रिपल्शन अलग और ज्यादा लग रहा है। और जो तुम्हारे बाकी के 3 हैं, जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये वाले हैं, इन पे अलग टाइप का रिपल्शन लग रहा है। अगर अलग टाइप का रिपल्शन लगेगा तो इन पे डिफरेंट डिफरेंट रिपल्शन लगने की वजह से देयर वुड बी स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या स्प्लिटिंग समझ में आया? पर स्प्लिट होने के बाद डी वाई एक्स, डी वाई जेड, डी जेड एक्स वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है उनकी रिलेटिवली। एनर्जी कम, देखो, उनकी एनर्जी कम होने का सीधा रीजन ये है कि जब वो दूर थे तो नोबडी न्यू कि क्या होने वाला है, सब पे इक्वल रिपल्शन था। अच्छा, ओके, मोमेंट ये राइट। आके इस पे चिपक गए ना, जब हाँ इस हाँ पे आके हाँ, चिपक गए तो इधर बगल वाले पे रिपल्शन कंपैरेटिवली लो हो गया। देखो, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताऊं ना, सी, अगर आप इस लेवल पे देखो तो जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, इनका एनर्जी अभी भी ज्यादा है। आपको दिख रहा हाँ, है? अभी भी ज्यादा है। पर एक्साइटेड स्टेट से कम है, मतलब जो सेकंड एक्साइटेड हाँ, स्टेट बनाया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी भी रिपल्शन की वजह से एनर्जी ज्यादा, बट इनके कंपैरेटिवली कम है। हाँ, ठीक है। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन फॉर स्प्लिटिंग। ये स्प्लिटिंग हो रहा है। और अब जो मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि हाउ इज दिस स्प्लिटिंग डायग्राम, हाउ इज दिस एनर्जी डायग्राम, जो इतनी देर से हम बार बार एनर्जी डायग्राम पढ़ रहे हैं, हाउ इज दिस एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी? व्हाई आर वी इवन स्टडिंग इट? कि अगर ये एक स्टेबल, क्यों पढ़ी क्यों रे? क्या फायदा है इसको पढ़ के? क्या हो क्या जाएगा इसको पढ़ के कि ठीक है स्प्लिटिंग हो गया, हो गया, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अभी सोचो, आप लोग दिमाग लगाओ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, थिंक अबाउट इट कि स्प्लिटिंग होने से क्या फायदा क्या है? वाई आर वी इवन कंसिडरिंग कि स्प्लिटिंग हो रहा है? स्प्लिटिंग है, बढ़िया है, ये है, वो है, बढ़िया है, घटिया है, जैसा भी होता हो मुझे कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द मेन कॉज कि वाई आर वी इवन स्टडिंग दिस? सर क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हर एक डी ऑर्बिटल के पास मतलब सेम एनर्जी नहीं है, कुछ अनस्टेबल है, मतलब ज्यादा एनर्जी वाले, कुछों के पास कम एनर्जी है। वेरी गुड। और इससे मुझे कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ने में कैसे मदद मिल रही है? तो ये स्प्लिटिंग फिजिकल सेंस में होती है, ये सिर्फ थियोरेटिकल चीज है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है, ठीक है। अब इसे थ्योरेटिकल ऐसे नहीं ले सकते, मतलब है इसमें कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल में हो जाती हैं। तो स्प्लिटिंग ड्यू का टू, मतलब ये तो होगा कि दो की एनर्जी एक जैसी हो गई और बाकी की अलग हो गई, एनर्जी हाँ, डिफरेंस से तो मतलब है। हाँ बिल्कुल एनर्जी डिफरेंस से मतलब है। ठीक है, बिल्कुल एनर्जी डिफरेंस से मतलब है कि 2 का एनर्जी अलग हो गया, 3 का एनर्जी अलग हो गया। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको इसको पढ़ने का एक छोटा सा रीजन बताऊं, हम इसे बॉन्डिंग के टाइम पे क्यों पढ़ रहे हैं?
क्वेश्चन और अगर अच्छे से करो तो हम इसे बॉन्डिंग के टाइम पे रिपल्शन की क्यों बात कर रहे हैं, जबकि हमको बॉन्डिंग के टाइम पे अट्रैक्शन की बात करनी चाहिए थी। क्वेश्चन और अच्छा हो गया। एक चीज समझो, बहुत ही सिंपल सी बात, कि अगर आपके पास ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और लाइगेंड आ रहा है, लाइगेंड खूब सारे इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, अगर इस पे चार्ज ज्यादा है तो स्प्लिटिंग कैसा होगा, कम या ज्यादा? सोचो, अगर इस पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्प्लिटिंग कैसा होगा, कम या ज्यादा? रिपल्शन कैसा होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग कैसी होगी, कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो हम एक चीज बोलते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। और इसका एक इतना सिंपल सा आंसर है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुन के। जब लाइगेंड आके चिपका होगा तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो किए होंगे। सोचना मैं क्या कह रहा हूं। अगर लाइगेंड आके मेटल के साथ चिपका होगा तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो ज्यादा डोनेट भी तो करेगा। अगर ज्यादा डोनेट करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा? और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। आई बात समझ में? क्या आपको, जिसको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से सुनना, कि मैं ये कह रहा हूं अगर लाइगेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। दैट इज ट्रू। स्प्लिटिंग ज्यादा होगा बिकॉज रिपल्शन ज्यादा होगा। बट जब लाइगेंड आके चिपकेगा तब तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना। और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। और बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा इसका मतलब कॉम्प्लेक्स अच्छा है। इसीलिए हम सीधे सीधे क्या कहते हैं कि अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल। क्या ये बात समझ में आई सबको? सब लोग सुन सकते हो, पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है सर? अभी भी मैं ओपन फॉर डाउट हूँ। क्या स्प्लिटिंग वाली बात तक समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. सारे लोग को क्लियर है? अभी बिल्कुल ही क्लियर है कि स्प्लिटिंग से कैसे स्टेबिलिटी आ रहा है? यस सर। चलो, वंडरफुल। हम्म। किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। नम्रता, कोई डाउट बच्चे? नो सर। चलो जी, तो हमारे पास ये वाली बात होगी। अब हमें सर ज्यादा चीजें हाँ जी बोलो। सर एक बात थी थोड़ी बेसिक सी। हाँ बोलो बोलो। सर स्टार्टिंग में जब लाइगेंड आएगा तो हाँ वही वाले और ऑर्बिटल्स तो रिपल्शन फेस करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन होंगे पहले से, जो पहले से बिल्कुल। खाली होंगे उनमें तो कोई नहीं होगी। हाँ तो सर यही हाँ, पूछना था, फिर तो सब में अलग अलग हुआ ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल बिल्कुल, रिपल्शन बहुत इक्वल बहुत कैसे अच्छा हुई? क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको एक चीज याद है जो हमने एक्सचेंज एनर्जी की बात की थी? यस सर। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में जंप करते रहते हैं। यस सर, आगे समझ। आ गया ना? ठीक है, चलो गुड। था ना? मजेदार था कि नहीं था? यस सर। है ना? चलो जी, तो ये आपके पास लाइगेंड की बात थी। तो आपके पास स्टेबिलिटी क्या है ये आपके पास आ गया। इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर इज बेसिकली ये जितना पहले पढ़ा था। और ये जो है आपके पास, इसको डेल्टा नॉट बोलते हैं। इसको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ जी। अब इसमें हम समझते हैं, ये तो हमने स्प्लिटिंग का पूरी बात समझ ली। अब इसको रीड करते हैं ताकि हम आगे कर सके, आज इसके क्वेश्चंस का भी काम कर जाएंगे। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लाइगेंड आर आइदर पॉइंट चार्जेस और पॉइंट डाइपोल। When ligand approach central metal atom or ion, there is repulsion between filled orbitals of metal and those of ligand. Clear है? Because of uneven repulsion on the d orbitals of metal, there is splitting. I hope ये भी point clear है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये हमने पूरा का पूरा हमने ये देखा था, ये जो हमने अभी आपको बताया। ये आपके पास जो स्प्लिटिंग के बाद जो डेल्टा नॉट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इज, जो ऊपर वाला होता है वो 0.6 ऑफ डेल्टा नॉट होता है, और नीचे वाला क्या है, -0.4 डेल्टा नॉट है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्प्लिटिंग के बाद जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनको ईजी बोलते हैं, और नीचे वाले ऑर्बिटल्स को T2G बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है? नीचे 3 है, 3 ऑर्बिटल है, ऊपर 2 है, 2 ऑर्बिटल है।
Eg and T2g, ठीक है। चलो जी, due to octahedral geometry, dx square y square dz square, axial orbitals will experience more repulsion, show increase in energy, क्योंकि ligand I इनके ऊपर है। dxy dyz and dz will experience lesser energy due to less repulsion. Barycenter is the average increased energy level, ठीक है। Energy difference between any two set of orbitals denoted by delta naught or dq, dq unit है। Set of two orbitals dxr with higher energy, set of three orbitals with lesser energy, ये रहा। CFSE समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आ जाओ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं और कैसे याद करना है वो मैं आपको हेल्प करता हूँ। आपने मेटल सेम रखा है, मेटल के ऊपर चार्ज सेम रखा है, लेट्स से यू हैव मेटल एंड मेटल के ऊपर n प्लस चार्ज है, और आप डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड लगा के देखो, लाइगेंड 1, लाइगेंड 2, लाइगेंड 3, लाइगेंड 4, लाइगेंड 5, ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड्स लगा के देख रहे हो, एंड आपने स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग आपने इसको अरेंज कर रखा है ऑलरेडी। कैसे अरेंज कर रखा है? लेट्स से कि आपके पास जो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कर रहा है उसके लिए क्या है, CO, CN, NO2, pyridine, डाइपिरिडीन ऐसे बोलते हैं, डाई PI, EN एंड pyridine एंड अमोनिया। अगर आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा तगड़े लाइगेंड्स हैं वो ये मैंने आपको जेई के हिसाब से बता दिया। अगर आपको नीट के हिसाब से भी देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि डाइपिरिडीन और पिरिडीन को हटा दो तो वो आपका नीट के हिसाब से हो गया, ठीक है। तो CO, CN, NO2, EN, अमोनिया, CO, CN, NO2, EN, अमोनिया। अमोनिया के साथ एक चीज है कि अमोनिया जो लाइगेंड है ये कभी कभार बहुत अच्छा लाइगेंड है, कभी कभार खराब लाइगेंड है। जब मैं अच्छा और खराब लाइगेंड की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट डोनेटिंग इफेक्ट। कभी कभार अमोनिया बहुत अच्छा डोनेटर होता है और कभी कभार अमोनिया थोड़ा सा खराब हो जाता है कि इतना अच्छा डोनेट नहीं करता। डिपेंड्स ऑन मेटल इटसेल्फ, कि कई बार हो सकता है कि कुछ मेटल के साथ अमोनिया इज एक्टिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगेंड, और कई बार अमोनिया मेटल के साथ इतना स्ट्रॉन्ग लीगेंड नहीं होता। वो पर्सनल इंटरेक्शन की बात है कि कई बार हम दूसरों के साथ वाइब करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, है कि नहीं? डजेंट मेक द अदर पर्सन बैड, है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं? तो CO, CN, NO2, EN, अमोनिया, ये आपके पास ऑर्डर है। अगर आपको एक्स्ट्रा याद करना है तो डाइपिरिडीन, पिरिडीन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। डाइपिरिडीन, पिरिडीन बीच में फंस गया, इन और अमोनिया। क्या ये बात समझ में आई? ये सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। व्हाट डज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन? ऐसा लाइगेंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है डोनेट करने के लिए। अगर लाइगेंड के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो जो फील्ड वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रोस्टैट के अकॉर्डिंग, वो फील्ड भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का मतलब है गुड डोनर्स। जो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे वो उतने अच्छे डोनर्स होंगे। तो दीज 5 जो मैं आपको याद करा रहा हूँ, CO, CN, NO2, EN, अमोनिया, these are very good donors and they are considered in strong field ligands. Then comes, sir, what are weak field ligands? तो weak field ligands are, those are bad donors or weak donors, हम उनको weak field ligand में काउंट करते हैं। क्यों वीक फील्ड लिगेंड में काउंट करते हैं? आप ऐसे सोचना, ये इतना अच्छा डोनेट नहीं कर रहे, इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, अगर इनके पास इतना चार्ज नहीं है तो इनका जो फील्ड होगा वो भी कम होगा। क्या हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड गुड डोनर वाली बात समझ में आई एंड वीक फील्ड बैड डोनर वाली बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो डोनेशन के अकॉर्डिंग हमने ना इनको अरेंज कर रखा है ताकि हमें आगे याद ना करना पड़े, या याद तो करना ही पड़ेगा, मतलब आगे हमें इतना ज्यादा हर बार एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। तो हमने कुछ इस तरीके से याद किया। जो स्ट्रॉन्ग डोनर्स है वो है CO, CN, NO2, EN, अमोनिया। और अगर मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कराऊं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो यही होती है कि CO के साथ सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग है। CO ऐसे खतरनाक स्प्लिटिंग होता है। CO के साथ CN, NO2, EN, अमोनिया, वाटर, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट आपको पता है C2O4 2 माइनस, फिर आपके पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। मेरे हिसाब से जो याद करने की जरूरत है वो ये है। ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से आपको बस इतना ही याद करना है, अगर आपको पूरा याद रहेगा दैट इज वेरी गुड,
ठीक है। और अगर आपको जनरलाइज चाहिए कि सर मुझे बिल्कुल नहीं याद होता, मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं करना याद, आपको अगर ये देखना है तो आप ये याद रखना, कार्बन डोनर्स आर वेरी गुड, नाइट्रोजन डोनर्स आर ओके, एंड हैलोजेंस आर एट द लास्ट। व्हाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसका है? कार्बन का। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है। नाइट्रोजन का उसके बाद, और हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, डोनेशन टेंडेंसी लीस्ट। ठीक है। तो ये कुछ आइडिया रहता है। और अगर आपको पूरा याद करना है जो एनसीईआरटी में है, आई वुड हाईली एडवाइज आज आप एनसीईआरटी का जो टेबल है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जो कि एग्जैक्टली यही वाला है, आपको वो एक बार देखना है। एक बार अपने मन से 2 बार देख के लिखना, 2 बार बिना देखे लिखना, आपका तैयारी हो चुका है। आपको ये वाली बात याद रखना, जितने भी चिलेटिंग लिगेंड्स हैं उसमें मैं बता दे रहा हूँ, अक्सर चिलेटिंग लिगेंड्स, अक्सर क्या, ज्यादातर चिलेटिंग लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। जितने भी चिलेटिंग लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारा चार्ज लेके आते हैं। क्या हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर हो गया? क्या सारे के सारे लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर है? किसी को भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउट है? या इस पेज में जो मैंने आपके सामने लिखा है, टेक 2 मिनट्स, हैव अ वाटर ब्रेक, एंड देन विल स्टार्ट नेक्स्ट। बताओ जी, क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, चलो जी, ठीक है, पानी पी लो, हम नेक्स्ट सेटअप शुरू करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। 2 मिनट में मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, सारे लोग रेडी? शुरू यस करें? सर। चलो जी, ओके। तो ये हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में समझ लिया कि जिसमें सबसे ज्यादा मेटल सेम रखा, चार्ज सेम रखा, जिसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग हुई उसको सबसे आगे रखा, जिसमें लास्ट स्प्लिटिंग सबसे कम हुई उसको लास्ट रखा। तो स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हमने लाइगेंड्स को अरेंज कर दिया है। जनरल ऑर्डर क्या है? कार्बन डोनर्स, नाइट्रोजन डोनर्स एंड हैलोजेंस। ठीक है, ओके। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम ये देखने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सेस कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ एंड वीक फील्ड लिगेंड के साथ, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग होएगा वो काफी ज्यादा होएगा, ऐसे करके। और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें जो स्प्लिटिंग होगा वो कम होगा, ऐसे करके, है ना। क्या ये बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो सही है, और वीक फील्ड लिगेंड है वो ऐसे है। क्या किसी को डाउट है इसमें? ये इसका डेल्टा नॉट है और ये इसका डेल्टा नॉट है। आर वी क्लियर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्प्लिटिंग ज्यादा होगा और वीक फील्ड लिगेंड के साथ स्प्लिटिंग कम होगा, हाँ या ना? यस। यस सर। ठीक है, आ जाओ। तो हमने क्या किया है, हम ट्रिक समझने जा रहे हैं। हम देखते ही कॉम्प्लेक्स का क्या क्या बताना चाहते हैं, हम कुछ, मैं पूरा लिख रहा हूँ कि किन क्वेश्चंस के लिए हम ये यूज करेंगे। हमसे अगर पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो हम यूज करेंगे। हमसे पूछा जाएगा इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल के बारे में बात करेगा क्वेश्चन में, इनर या आउटर है, इनर और आउटर, ये वाला क्वेश्चन बताने के लिए। ठीक है, इनर को हम बोलते हैं D2sp3, आउटर को हम बोलते हैं sp3d2। सिंपल सी बात है कि अगर अंदर वाला डी इस्तेमाल होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और अगर बाहर वाला डी इस्तेमाल होता है तो आउटर बोला जाता है। अंदर और बाहर क्या, मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन के लिए हम CFSE का यूज करेंगे, इनर और आउटर बताने के लिए हम CFSE का यूज करेंगे, हम पैरा या डाया बताने के लिए यूज करेंगे। पैरा या डाया का मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डाया मैग्नेटिक है। हम मैग्नेटिक मोमेंट बताने के लिए यूज करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के लिए हम CFSE का यूज करेंगे। ठीक है, इवन इसमें एक और छोटा सा बात आता है, इसमें हम बोलते हैं लो स्पिन एंड हाई स्पिन। इन सारी चीजों के लिए हम CFSE का यूज करेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ट्रिक शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, और आई से कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आई एम जस्ट मेकिंग लाइक D1 से 3। D1 से 3 का मतलब क्या है, इधर देखना आप लोग। आपके पास कुछ एक कॉम्प्लेक्स है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, SFL एंड WFL, कुछ भी लेके। आपके पास एक लाइगेंड, एक कॉम्प्लेक्स है। लेट्स से यू हैव स्कैंडियम H2O होल 6 एंड यू हैव 2 पॉजिटिव, एंड यू हैव स्कैंडियम
CO होल 6 एंड 2 पॉजिटिव, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं तो स्कैंडियम के साथ देखोगे तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 आता है। 21 इज 4s2 3D1। अगर 21 4s2 तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो S से जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी D1 होगा। पहले यहां तक बताओ, क्या D1 वाली बात समझ में आई दोनों में? यस सर। यस जो सर। जो मेटल है उसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भर रहा हूं कि D1 में एक, D1 में एक, है ना। D1 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से भरा जाएगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वो वीक फील्ड हो, इस तरीके से भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग तो आज भी भाई ऐसे ही की जाती है कि जिसका एनर्जी कम है उसको पहले भरते हैं। एनर्जी कम है तो नीचे वाले का एनर्जी कम है उसको पहले भर दिया। क्या ये वाली बात में किसी को भी डाउट है कि नीचे क्यों भरा इलेक्ट्रॉन? नो सर। ठीक है, ओके। अब आपके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन है। आप देखो, हम जो पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। जब तक हमारे पास 3D था तो 3D का एनर्जी कुछ इस तरीके से था। 3D हमारे पास कुछ नीचे था, 4s हमारे पास ये था और 4p कुछ ऐसा था। अगर 4p ऐसा था तो इनके एनर्जी गैप में थोड़ा डिफरेंस था। बट जैसे ही स्प्लिटिंग हुआ, जो 3D का जो स्प्लिटेड वाला पार्ट है वो इनके साथ ऑन पार हो गया। देखा आपको, स्प्लिटिंग की वजह से एनर्जी बढ़ा और एनर्जी बढ़ने की वजह से इसका एनर्जी थोड़ा बढ़ गया, और अगर इसका एनर्जी बढ़ गया तो ये ऑन पार हो गया। अब ये इनके साथ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर सर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता? तो कोई बात नहीं, तो आपके पास ये जो 4s है ये 4p है, इनके पास 4d भी था। तो अगर आपके पास ये नहीं होता तो ये s का एक, p का 3 और d का 2 ले लेते। बात है कि सर ये 6 ऑर्बिटल क्यों लेते? अरे बेटा, आपके 6 लाइगेंड आ रहे हैं, आपको 6 डब्बे खाली चाहिए। आपके 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए तभी तो आप लाइगेंड 6 एक्सेप्ट करोगे। हर एक लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप इलेक्ट्रॉन रखोगे कहाँ? अगर आपके पास खाली जगह नहीं तो आप इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं पाओगे। आपको रखने के लिए 6 डब्बे खाली चाहिए, तभी आप इनको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हो। चाहे वो डब्बे नीचे के हो चाहे वो डब्बे ऊपर के हो, कहीं के हो, आपको 6 डब्बे खाली चाहिए। अगर इसका एनर्जी लायक नहीं है तो आप ये इनको मर्ज करोगे, इसको बोलते हैं sp3d2, sp3d2। और अगर आपके पास क्या हुआ, स्प्लिटिंग की वजह से एनर्जी ऊपर हो गया, आपने इन दो को अलग किया, तो इस बार इनको भी यूज कर सकते हैं। अगर ये खाली हैं आप इनको भी यूज कर सकते हो। क्या आपको स्प्लिटिंग वाली बात समझ में आई? क्या हाइब्रिडाइजेशन वाली बात समझ में आई? क्या हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। इनका एनर्जी सेम है। क्या ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर जिसके अंदर लेकिन मतलब लोन पेयर है या फिर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, वो भी तो एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल, वो आगे देखेंगे हम, वो कब करेगा कब नहीं करेगा उसके केसेस है। ठीक है, ओके ऐसा सर। हमेशा नहीं होगा। बट अगर आप देखो यहाँ पर अभी के लिए, अगर अभी की हम बात कर रहे हैं, क्या अभी वाले केस में आपको दिखाई दे रहे हैं ना? अभी वाले केस में ये दोनों खाली, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? ठीक है, तो आज D1 से 3 लेके चले। तो D1 से 3 क्यों लेके चल रहा हूँ? 1 से 3 में ही क्या है ऐसा है? तो 1 से 3 में अगर आप देखो, 1 2 3, अगर आप दोनों में किसी में भी भरो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं पता चल रहा। दोनों में ही क्या है, ऊपर वाले ऑर्बिटल खाली हैं, तो आगे वाले sp3 के साथ कंबाइन कर सकते हैं, D2sp3। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये खाली है, D2sp3। तो दोनों ही केस में आपको कभी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? तो D2sp3। और D2sp3 जब भी D अंदर का इस्तेमाल होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपसे कोई डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछेगा तो आप सीधे मुंह खोल के जवाब दे सकते हो, जी पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक है? आपको दिख रहा होगा क्या कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? नहीं जी, नहीं है।
अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक। अगर आपसे बोले जी मैग्नेटिक मोमेंट बता दो जी, तो मैग्नेटिक मोमेंट बता देंगे, है कि नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट? अंडर रूट n इंटू n+1। ठीक है, और यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जितना भी आपको निकालने को बोला जाए तो आप आराम से निकाल के बता सकते हो कि भाई ये होगा। अगर आपसे कोई पूछे हाई स्पिन एंड लो स्पिन, ये खतरनाक क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको बताऊंगा देयर इज नो हाई नो लो। क्यों, जरा ये बताओ। जो स्पिन वाली बात है, अगर आप इसमें देखना, यहाँ पे प्लस हाफ, 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 प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, सब में प्लस हाफ है। आप पहले तो बता ही नहीं पाओगे, आप पहले तो बता ही नहीं पाओगे। स्पिन यहाँ पर भी सेम है, स्पिन यहाँ पर भी सेम है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है सबका। ऐसा कुछ पेयरिंग वाली बात भी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम से। आप बता ही नहीं पाओगे कि कहां पर स्पिन ज्यादा कहां पे कम। हाई एंड लो आर कंपैरेटिव थिंग्स। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक बता नहीं पाओगे। और क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। क्या ये वाला फंडा समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? देर इज नो हाई नो लो टिल D1 से 3। हाई लो वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। है ना। आप कंपैरिजन करो तब बात होगी। अब मेन गेम शुरू होता है जिसमें 90% ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं D4 to 7। यहां पर मैं डिवाइड कर रहा हूं SFL एंड WFL में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, समझते हैं। देखना चाहिए बच्चे, जिंदगी में एक चीज याद रखना, जो हमारा ब्रेन है वो भी हमारा एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे चलता है। हम भी एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे ही रहते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। आपका ब्रेन हमेशा ऐसा करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप किसी भी कोई भी एग्जाम पेपर उठाओ, आप जानते भी नहीं हो उस एग्जाम को। आप आर्किटेक्चर का पेपर उठा लो, अगर आपने कोई भी रैंडम क्वेश्चन देखा और मैंने बोला बेटा एक ऑप्शन चूज करके बताओ, आपका मन किसी एक ऑप्शन पर टिक जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको कुछ ना पता हो, आपको कोई एक ऑप्शन बड़ा अच्छा लग जाता है, पता नहीं क्यों। ऐसा होता है क्या? यस सर। सर होता है ना। ठीक है, ब्रेन एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे होता है। उसको जो बहुत ही सिमिलर सा लग रहा होता है, जिसमें भी उसको फेमिलियरिटी फील होती है ना, वो तुरंत उसे सेलेक्ट कर लेता है एंड उसे जस्टिफाई कर देता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा, यू वोंट इवन फील कि ऐसा है। इवन ये ऐसा भी होगा जब आप लोग कॉलेजेस जाओगे ना, एंड लेट्स से आप किसी कॉल आप लेट्स से पुणे जैसी सिटी में चले गए, लेट्स से आप AFMC हो, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो, एंड देयर इज समवन जो बोला कि यार मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। देर विल बी नो रीजन एट ऑल रैशनल दिमाग का टू बी अ फ्रेंड, बट यू विल बी अ फ्रेंड। क्यों? बिकॉज वो तुम्हारी जगह से। फेमिलियरिटी ब्रीड्स ट्रस्ट, है कि नहीं। चलो हम इससे बहुत वो जाते हैं, बट सोचने वाली बात है। ठीक है, जस्ट अ सीड फॉर थॉट, है कि नहीं। फेमिलियरिटी ब्रीड्स ट्रस्ट। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसको मैं शायद जानता तो मैं उससे भरोसा कर सकता हूँ, ऐसा होता है। पर देर इज नो रीजन, ऐसा जरूरी थोड़ी ना जो आपको जिसको आप जानते हो उस पर आप भरोसा कर सकते हो। देर इज नो रीजन, बट ऐसा दिमाग चलता है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। सेम इज द कॉम्प्लेक्स इन द केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पर दो चीजें। अगर मैं D4 की बात करना शुरू करूं तो चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए। अब देखना यहाँ पर इस बार ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इतना ज्यादा है कि वो पेयरिंग एनर्जी से ऊपर चला जाता है। कि इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहता है, पर एनर्जी इतना ज्यादा लगेगा उसको ऊपर भेजने में कि हम उसे नहीं पेयर कराते। हम नहीं, हम उसे ऊपर नहीं भेजते, हम उसे पेयर करा देते। तो D4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इसमें इस तरीके से दिखेगा और वीक फील्ड में ऐसे दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या डिफरेंस आपको फील हुआ, क्या है क्या नहीं है? यस सर। है ना। तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल में आपका स्प्लिटिंग एनर्जी इतना ज्यादा था कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाने में ज्यादा एनर्जी लग रहा था, पेयरिंग में कम लग रहा था, आपने पेयर करा दिया। वीक फील्ड में क्या रहा था कि आपका ऑक्टाहेड्रल में आपका पेयरिंग में कम, पेयरिंग में ज्यादा लग रहा है और ऊपर पहुंचाने में कम लग रहा है, तो आप ऊपर पहुंचा दिए। इस बार देर इज अ वेरी 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 ह्यूज डिफरेंस।
अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखो तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें आपके पास ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर D2sp3 होगा, यहाँ पर T2sp3 होगा, एंड वील कॉल इट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। IOC इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड मोमेंट आप इस वाले पे आओ कि आपने बोला कि सर यहाँ पर क्या होगा, अब तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो सर मैं DsP3d ले लेता हूं। बेटा ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। देर इज नो हाइब्रिडाइजेशन एज सच DsP3d, बिकॉज बेटा ऐसा नहीं कर सकते, इसका एनर्जी सिमिलर नहीं है। दो डी का एनर्जी काफी डिफरेंट होगा, आप दोनों डी को मर्ज नहीं कर सकते। या तो आप दोनों अंदर के लो या तो आप कोई भी मत लो। आई बात समझ में? तो आप दोनों ही अंदर के स्किप कर दोगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन और नहीं डाल सकते। आप नहीं डाल सकते इसमें इलेक्ट्रॉन, आपके लिए ये वेस्ट हो गया। आप इसके बाहर वाले ऑर्बिटल्स दोगे, अगर बाहर वाले लोगे तो ये हो जाएगा sp3d2, एंड दिस इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हाई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? बिकॉज जो d है दैट इज ऑफ आउटर सबशेल्स, आउटर वाला है, इसलिए हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। अब इसमें आ जाओ, वी कैन जस्टिफाई व्हाट इज मोर स्पिन वाला और व्हाट इज हाई स्पिन। देखो, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, हाउ मेनी स्पिन डू यू हैव? यू हैव 2। एड ऑन, सबको ऐड कर लो, 2 स्पिन आ रहा है। यहां पर करोगे कितना, इसका 0 हो गया, यू हैव प्लस हाफ, विच इज हाई विच इज लो, विच इज हाई विच इज लो, जल्दी से, विच इज हाई विच इज लो? दिस इज लो स्पिन एंड दिस इज गोइंग टू बी हाई स्पिन। हाँ जी, बताओ, आई एम वेटिंग, किसी को भी यहां तक डाउट है? हाई स्पिन लो स्पिन बताओ। नो दोनों के कंपेयर करके बताएंगे। यस बच्चे, हमेशा कंपैरिजन की बात है। स्पिन वाली बात तो बिना कंपैरिजन के आप कर ही नहीं सकते। हाउ कैन यू से हाई व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज लो? है कि नहीं? सर। चले आगे। यस सर। ठीक है, हाई और लो वाली बात ठीक है, तो हमने हाई स्पिन लो स्पिन वाली बात देख ली। D4 से 7 तक आपके पास ऐसे ही चलेगा। लेट मी शो यू। D4 क्लियर है सबको? लेट मी शो यू D5। D5 में ऐसा रहेगा, आपको दिख रहा है हाई स्पिन लो स्पिन, आउटर इनर दिख रहा है। D6 में ये रहेगा, D6 इज वेरी स्पेशल। D6 में डायामैग्नेटिक बन जाता है, देखा? देखा, D6 में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ की पॉइंट में, कि आपके पास की पॉइंट में क्या हो रहा है कि यू हैव अ D6 एंड D6 में SFL, एंड ये डायामैग्नेटिक हो जाता है कि नहीं? लेकिन D6 में आपके पास ये बात है, सर D7 तक आपने तो लिख रखा है। बेटा सही बात है, मैंने D7 तक लिख रखा है। D7 में एक स्पेशल केस होता है। D7 में अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे फेंक दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। ये सिर्फ D7 SFL के साथ होता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ट्रांसफरेंस हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया जाता है कि भैया तुम आगे जाओ, अंदर वाला यूज होगा। अगर अंदर वाला यूज होगा तो आप मेरी ट्रिक के हिसाब से ये चीज हमेशा याद रख सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई कि ये सिर्फ और सिर्फ D7 में होगा, और वो भी सिर्फ किसके साथ होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ होगा। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? आर वी क्लियर D1 से 3, D4 से 7 तक? क्या आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग समझ में आ रही मैं कैसे कर रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम पेयरिंग पहले करा देते हैं, और वीक फील्ड में हम पहले ऊपर बढ़ते हैं और फिर पेयरिंग कराते हैं। यस और नो, क्विक। सर ट्रांसफरेंस होती क्यों है? ट्रांसफरेंस होती क्यों है? क्योंकि देखो बच्चे, ऐसा होगा कि मैं आपको यहां समझा देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो आप एक्सेप्ट करो, ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, अगर अंदर आएंगे तो इन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाँ या ना? हाँ। है ना? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये काम करा सकते हैं कि उसमें भाई ओवरऑल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनने वाला है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को आगे कर देते हैं। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाएगा तो इसको आगे पहुंचाने में जो एनर्जी लगेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से ओवरकम हो जाएगा।
कि ये दो अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके है ना, कि ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको आगे कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो जी, बट इसको ज्यादा याद नहीं रखना, बस ये मेरा ट्रिक याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा मत सोचना, ठीक है। चलो, आर वी क्लियर इसमें यहाँ तक? D4 से 7 तक किसी को भी डाउट है? D4 से 7 तक किसी को भी डाउट है? 900। नो सर। सर अभी क्या बताया था ये आपने? ओके, ये बच्चे पूछ रही थी ट्रांसफरेंस का। वो पूछ रही थी कि सर ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो उसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? जानना है आपको? यस सर। ठीक, ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में जो ऑर्बिटल होगा जितना पास होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। यस अगर सर। न्यूक्लियस क्या है ना, तो आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन हो, इससे अच्छा है कि दो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन हो। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन को आगे फेंक दिया जाता है कि भाई तुम तो इकलौते हो, यहाँ तो दो लोग का फायदा होने वाला है, तो दो लोग के लिए ज्यादा अच्छा है, तुम इलेक्ट्रॉन आगे चले जाओ। आए समझ में? यस सर। है ना, तो ये वाली बात है, कोई दिक्कत? चलो जी, आगे चलते हैं। हमारे पास लेट्स टॉक अबाउट D8 to 10। अगेन D8 to 10 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा? D8 to 10 में अगर आप देखो तो आप देखो D8 भरते, कैन यू सी कि D8 बिल्कुल सिमिलर हो गया है? आइदर इट बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, D8 में फर्क नहीं पता चल रहा। देखा? यस सर। है ना, D8 में आपको फर्क ही नहीं पता चल रहा। अगर D8 में आपको फर्क नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे? हम ये बोलते हैं कि भैया इस बार तो क्या है, ऊपर के दोनों फील्ड हैं, इस बार ये sp3d2 होगा। चाहे आप कोई भी उठा लो, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, OOC, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 होगा। अगेन, कैन यू टेल व्हाट इज हाई व्हाट इज लो? नो, देयर इज नो हाई, नो लो, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन। देयर इज नो कंपैरिजन। सी, अगर कोई चीज बिल्कुल सिमिलर है, हाउ कैन यू कंपेयर? आई बात समझ में? तो आप लोग ये बहुत सारे लोग गड़बड़ पढ़ाते हैं कि हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब लो स्पिन, है ना, सुना है आप लोगों ने ये चीज? एंड हाई वीक फील्ड लिगेंड इज इक्वल्स टू हाई स्पिन। आई थिंक ये आप बहुत लोगों ने सुना होता है ये। किसी ने सुना है तो यस और नो बता दो। सर स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाया है, मतलब ये डायरेक्टली बोल ही दिया है कि यही होता है। अभी आपको क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ, देर इज नो सच थिंग एज हाई स्पिन लो स्पिन। आप लॉजिक समझो तो लॉजिक इसी में काम आता है, बिकॉज क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी में आते हैं। तो लोग डायरेक्टली याद करा देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब लो स्पिन एंड वीक फील्ड मतलब हाई स्पिन। वो टोटली डिफरेंट बातें हैं, वो अलग ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है। अब हम किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपको पता हो, क्योंकि मैं आपको अभी आगे वाले कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और इसमें भी जितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं उनको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6। आपने ये 6 कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्व करना है। आपने इनका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, अगर पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है लिखना है। मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक, आउटर इनर, ठीक है, इनका हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कुछ लेना है। हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 या d2sp3 हो, एक अच्छी बात है, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, जो ज्योमेट्री रहती है या जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहता है। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। आज के लिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसको? यस सर। ठीक है, ये आपने आज होमवर्क के लिए करना है, ये 6 के 6 आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आई होप सबको समझ में आया होगा। मेरे को 1 घंटा लग गया सिर्फ यही समझाने में, व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो जी, स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं पहले स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग समझाना शुरू करूं तो क्या होता है वो देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में बात करते हैं।
देखना जी, आपके पास क्या है, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग को समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कोई बेसिस बना के समझो तो बहुत मजेदार समझ में आता है कि ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से होता है तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता होगा। ठीक है, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है। एंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ये वाला आपके पास क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, ये आपके पास ऑर्बिटल्स है। ओके, ठीक है। यस। अब इसका देखना स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, आज समझना शुरू करना। पहले ऑक्टाहेड्रल का बहुत अच्छा फील होना चाहिए अगर आपको स्क्वायर प्लेनर समझना है तो। ठीक है, और मैं आपको इसी के साथ आपको दो तीन और अच्छी बातें भी समझा दूंगा स्क्वायर प्लेनर की। ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल को देखोगे इट इज वेरी सिमेट्रिकल। ये जितना इस पे देखो, लाइगेंड भी आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, क्यों, लाइगेंड पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में भी धक्का दे रहे होते हैं। बट क्योंकि आप सोचो हम सारे लोग एक सर्कल में खड़े हो जाएं और एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दें, अगर हम सब मिलके एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे तो पता है क्या होगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे को इक्वली धक्का दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा, सब इक्वल धक्का दे रहे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा सा हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल में आपके पास लाइगेंड लगे हुए हैं और सब एक दूसरे को इक्वली धक्का दे रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज, जो जेड पे लाइगेंड है उस जेड के लाइगेंड को मैं आई एम रिमूविंग इट। जो जेड पे जो लाइगेंड है आई एम रिमूविंग इट। अगर जेड पे ऊपर और नीचे जो लाइगेंड लगे हैं उनको मैं हटाना चालू कर दूं तो क्या होगा कि जो जेड स्क्वायर है, जो जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उस पे रिपल्शन कम हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप जो लाइगेंड डी जेड स्क्वायर पे लगा है, अगर आप उसको हटाना चालू कर दो तो डी जेड स्क्वायर पे रिपल्शन कम होगा कि नहीं होगा। यस सर। कम होगा। अगर डी जेड स्क्वायर पे रिपल्शन कम होगा तो हम ये बताते हैं डी जेड स्क्वायर पे रिपल्शन कम होगा, बट जो सिमेट्री की वजह से रिपल्शन आपके पास क्या था, जो सिमेट्री की वजह से रिपल्शन थोड़ा सा कम हो रहा था, अब वो रिपल्शन अलग होगा। डी जेड स्क्वायर पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ये वाला इसको ऐसे धक्का दे रहा था ना, ऐसे टेढ़ा धक्का दे रहा था कि भाई यार तुम ज्यादा ना घुसो इसमें। अब ना ये वाला जैसे ही हट जाएगा तो इसमें ये रिपल्शन और ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसी में तुम्हारे पास क्या हुआ, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है तो जो डी एक्स वाई वाला ऑर्बिटल है उसमें भी रिपल्शन काफी मिलेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें आगे लाइगेंड आके जुड़ चुका है ना इसमें। क्या ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात नहीं समझ में आई होगी आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये आपके पास ऑर्बिटल है, इनमें जो बीच वाले ये हैं इस पे भी रिपल्शन लग रहा होगा ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसी प्लेन में है, तो इस पे भी है, तो डी एक्स वाई पे रिपल्शन काफी है और डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स में कम है। पहले यहां तक बताओ। अभी मैंने हटाना शुरू किया, जैसे ही आप पूरी तरीके से हटा दोगे, जैसे ही आप पूरी तरीके से इसको हटा दोगे, आपको पता है क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा, आपको स्क्वायर प्लेनर दिखा, आपको पूरा स्क्वायर यस। प्लेनर दिखा कि नहीं दिखा। ठीक है, आप इसको हटा दोगे डी जेड स्क्वायर में जेड को तो आपको स्क्वायर प्लेनर दिखेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जुड़ा हुआ। तो अगर आपको स्क्वायर प्लेनर दिखेगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, इसका एनर्जी होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स वाई एंड डी जेड स्क्वायर, एंड लास्ट में आपके पास क्या आया, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, और ये आपके पास स्प्लिटिंग है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये डेल्टा एस पी है। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग बच्चे सबसे तगड़ी होती है, ऑक्टाहेड्रल से भी 2 लेवल ऊपर होती है। अगर आप देखो, अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है तो आप क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर। देखा आपको स्प्लिटिंग दिखी कि नहीं दिखी, पहले यहां तक देख लो। आपने क्या किया मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी डाउट हो आई एम वेरी हैप्पी टू एड्रेस देम। ठीक है, चलो जी।
इधर देखना, आपके पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास है जो जेड के है, जेड को निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने निकालना शुरू कर दिया, एक्स और वाई पर रिपल्शन बढ़ गया, एक्स और वाई पर रिपल्शन बढ़ गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा दिखेगा आपको। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर है। मैंने आपको क्यों बताया बच्चे, इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, सबसे कम एनर्जी किसका है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सबसे कम एनर्जी। आया समझ में? सर कम या ज्यादा? ओ सॉरी, सबसे ज्यादा एनर्जी। क्लियर? किसी को भी डाउट है, पूछना है आप पूछ सकते हो, दिमाग में डाउट मत रखो, पूछो। बताओ, क्लियर है? चलें आगे? यस सर। बाकी सारे लोग भैया सब चले गए क्या? यस सर। यस सर। चले गए? अच्छा, नहीं क्लियर मतलब है। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जी, स्क्वायर प्लेनर वाली बात हम सबको क्लियर है। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ये होता है। टेट्राहेड्रल समझते हैं, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग क्या है? चलो जी, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत ही आसान है। आपके पास कुछ इस तरीके से, देखिए ये आपके पास हो गया एक स्क्वायर, आ जाओ इसको समझना, बस थोड़ी देर में मैं आपको छोड़ दूंगा, बस थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर है, बीच में आपके पास मेटल, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। इस बार जो लाइगेंड्स हैं, वो जो अप्रोच कर रहे हैं ना, वो ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। आई बात समझ? कुछ इस तरीके से अप्रोच करे लाइगेंड, आपको दिख, ये इस बार आपके पास जो एक्सिस इन बिटवीन द एक्सिस वाले थे ना, वो कुछ ऐसे थे। ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, और ये आपका डी जेड स्क्वायर था। इस बार डी जेड स्क्वायर से आ ही नहीं रहे, आपको दिखा कि नहीं दिखा, पहले ये बताओ, कि आपको टेट्राहेड्रल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इस बार ना बहुत अलग तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं। अगर वो बहुत अलग तरीके से अप्रोच करे, इस बार वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करे, ये तो सबको दिख रहा होगा, इस बार वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। अगर वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे, इस बार रिपल्शन बिटवीन द एक्सिस पे ज्यादा होगा, इस बार रिपल्शन बिटवीन द एक्सिस पे ज्यादा होगा। इस बार स्प्लिटिंग अलग होती है, इस बार टी टू जी ऊपर, ई जी नीचे, एंड डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड डी जेड स्क्वायर। इवन इसमें भी तुम्हारे पास स्प्लिटिंग और भी कम होती, क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर है, इससे भी टेढ़ा आके घुस रहे होते हो। जब टेढ़ा आके घुस रहे होते हैं तो रिपल्शन थोड़ा कम होता है, अगर हेड ऑन होगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, पर थोड़ा सा टेढ़ा आ रहे होते, थोड़ा कॉर्नर से आ रहे होते हैं, इसलिए रिपल्शन काफी कम होता है। इसका हम ये बोलते हैं कि ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, डेल्टा टी। जो स्प्लिटिंग का ऑर्डर है जो हमने आज सीखा वो है डेल्टा एस पी, डेल्टा ओ, डेल्टा टी। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको तीनों टाइप की स्प्लिटिंग विद डायग्राम समझा दी कि कैसे स्प्लिटिंग होती है। क्या जरा सा भी डाउट है आपको? नो सर। नहीं सर। नो पक्का? सर। चलो जी, अब बात है सर मैं कैसे डिसाइड करूंगा या करूंगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपके पास कभी ये वाला कॉम्प्लेक्स आ जाइए, जो आ जाओ देखो, आपके पास कभी ये हो जाए स्क्वायर प्लेनर और इसमें, तो आपको पहला वाला मैंने आपको बता दिया। आपको ये याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल थोड़ा ज्यादा ही होता है टेट्राहेड्रल से, तो 4/9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4/9 से कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा टेट्राहेड्रल के बराबर। इस पे क्वेश्चन मैंने देखा है तो इम्पोर्टेंट है। 1 डेल्टा नॉन इज इक्वल टू 10 डी क्यू, अगर जरूरत पड़े तो डेल्टा एस पी ज्यादा ही होता है तो इसको 1.3 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है ऑक्टाहेड्रल से। आ जाओ जी, इसको देखते हैं, ये हमारे पास ट्रिक है। देखना आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेटल केटायन। बेटा ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर मेटल केटायन नहीं है तो आप नहीं बता सकते। मेटल केटायन होना जरूरी है। आप NiCO4 के लिए नहीं लगा सकते, बिकॉज Ni इज नॉट अ केटायन हेयर। अगर Ni केटायन होता तो आप लगा सकते थे। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेटल केटायन, चारों के चारों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर चारों के चारों वीक फील्ड लिगेंड, बस इतना देखना होता है। अगर चारों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्क्वायर प्लेनर, चारों वीक फील्ड लिगेंड है टेट्राहेड्रल sp3। कैसे होता है ये वाला चीज, ये देखना। आपके पास जो स्प्लिटिंग हुआ है उस स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपके पास ये वाला स्प्लिटिंग इतना तगड़ा हो गया है कि ये इसका DsP2 देखा, DsP2 ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर है। और जो आपके पास इधर है sp3, तो sp3 तो आपके पास टेट्राहेड्रल होता ही है, ये तो हमें पता ही ऑलरेडी। तो DsP2 इज स्क्वायर प्लेनर एंड आगे वाला ऑक्टाहेड्रल। क्या ये वाली लाइन समझ में आई आपको? बस इस तरीके से डिसाइड करना होता है। और इसमें कैसे होगा, D1 से 9, डी अगर 1 से 9 है, चारों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चारों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्क्वायर प्लेनर, चारों वीक फील्ड लिगेंड है टेट्राहेड्रल। एक्सेप्शनल केस क्या होगा, D10 में। एक्सेप्शनल केस जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इन सारे केसेस के लिए आपके पास है, इवन नॉट इवन फॉर जिंक, बिकॉज जिंक इज D10। आप एक चीज सोचो, अगर कभी भी D10 है तो D10 में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड होंगे। अगर D10 में सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे तो आप सिर्फ आगे का ही तो यूज कर पाओगे। तो आपके पास सीधे से ट्रिक हो गई कि आपके पास जो D10 है वो sp3 होता है ऑलवेज। पहले ये बताओ, क्या आपको यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहां तक? नो नो सर। सर। ठीक है, आज एक बहुत ही तगड़ी लाइन बताने जा रहा हूं। आपको याद होगा जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज वाला है कि स्कूटर, यामाहा, यामाहा वाली सीरीज, लाओ वाली सीरीज, आपको याद होगा इनका जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होता है। याद है कि नहीं याद है? क्यों ज्यादा होता है जेड इफेक्टिव? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। याद है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ। तो एफ तो है नहीं, पुअर शील्डिंग ऑफ डी, और यहां पर तो पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ चलता है। याद है कि नहीं याद है? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में देयर इज पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड से उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देयर इज पुअर शील्डिंग ऑफ एफ। यस और नो? यस सर। अब देखो क्या होगा, आपके पास जो मेटल है वो मेटल इतना खतरनाक है कि वो इतना ज्यादा पुल कर रहा है, जूप जूप करके खींच रहा है। अगर लाइगेंड को आके खींच रहा है तो लाइगेंड और तेजी से आएगा, और जब लाइगेंड और तेजी से आएगा तो धड़ाम से लड़ेगा, और जो स्प्लिटिंग होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस केस में होता है? स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेनर। ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आया समझ में? वापस सुनो, अगर नहीं समझ में आया, बेटा मेटल का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। अगर मेटल का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा तो वो खींचेगा बहुत ज्यादा। अगर खींचेगा ज्यादा तो लाइगेंड आके लड़ेगा ज्यादा तेज, और अगर ज्यादा तेज आके लड़ेगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना सारे लोग बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है, DsP2 होता है। और यहाँ पर अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप 3 से 8 लोगे तो लो स्पिन हाई स्पिन आपको पता चलेगा। D12 पे बिल्कुल सेम है, D8 से 10 पे बिल्कुल सेम है, नो हाई नो लो। ये आपके पास पूरा का पूरा स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस हो गए। आपको ये पता चल जाएगा कौन सा स्क्वायर प्लेनर है, कौन सा ये। थोड़ा सा और बताना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन, कैन वी डू इट ऑन ट्यूसडे? यस सर। ठीक है, हम इसे डिस्कस